नमस्कार, मैं साहिल सर। आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक धातु और अधातु का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं सवाल कैसा है, ज़्यादा हार्ड है कि लेवल थोड़ा कम है। देखते हैं, बताइएगा आप लोग सवाल कैसा है। आइए बिना टाइम को सवाल गवाए शुरू करते हैं। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, महत्वपूर्ण 30 VVI क्वेश्चन। देखते हैं आगे पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कमरे के तापमान पर, ओ ज्यादा थोड़ा बड़ा है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपको बताना है कि कमरे का जो तापमान होता है हमारा, जिस रूम में तुम रहते हो और रहते हो, तो उसका कमरे का तापमान है, उस पर कौन सी धातु है हमारा जो कि द्रव रूप में पाई जाती है? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन में है सोडियम, दूसरा ऑप्शन में है मरकरी, तीसरा ऑप्शन में है गैलियम और चौथा ऑप्शन में क्या है? ब्रोमीन। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु होती है द्रवावस्था में? मरकरी, पारा, जिससे हम अगर कभी कभी देखे होगे बुखार लग जाता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो हमें एक थर्मामीटर देता है, उसमें लगाते हैं तो हमें बताता है कितना डिग्री हमारा सेल्सियस है। उसमें जो बताता है ना, जो उसमें भरा होता है वो पारा भरा होता है। क्या होता है? पारा, मरकरी होता है हमारा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु होती है? मरकरी धातु होती है द्रवावस्था में। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकदार होती है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकदार होते? धातु नहीं, यहाँ पर क्या बोला? अधातु चमकदार होती है। अब तुम लोग यहाँ पर सवाल करेगा कि सर हम पढ़ें तो आप पढ़ाएं कि धातु में चमक होती है, धातु में चमक नहीं होती है। आप यहाँ सवाल कर दिए धातु। याद रखना, हमें वहाँ पर तुम्हें ये भी पढ़ाए होंगे कि अधातु हमेशा अपवाद में क्या होता है? एक ऐसा होता है, आयोडीन होता है, जिसमें क्या होता है? चमकदार होता है। ढूंढना ऑप्शन में कहीं पर आयोडीन पक्का दिया होगा 100%। देखते हैं पहला नंबर में क्या दिया है। ए नंबर में ऑप्शन है सल्फर, बी नंबर में है ऑप्शन क्या? ऑक्सीजन, सी नंबर में ऑप्शन क्या है? आयोडीन, और डी नंबर में कार्बन। आपको क्या बोले? आयोडीन क्या होता है? एक अधातु होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? उसमें चमक भी होती है। आयोडीन बोलेगा सर नमका, हाँ वही निमका। निमका क्या होता है? वो आयोडीन होता है। चला हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक आधार्त वर्ध मेलेवल धातु कौन सी है? आपको बताना है सबसे अधिक आधार्त वर्ध। आधार्त मतलब क्या होता है? इसे पतला लंबा खींच कर लंबा कर देख सकते हैं, वो सबसे क्या होता है? धातु कौन सा है? ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दिया है। सोना, गोल्ड, एल्युमिनियम, सी में दिया है चांदी, डी में दिया है तांबा। आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको इसका जानकारी नहीं तो बता दें। वैसी धातु जिसे खींच कर हम क्या कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं, उसे बोलता है आधार्त, आधार्त वर्ध। क्या बोलते हैं? आधार्त वर्ध। उसे खींच कर लंबा आराम से कर सकते हैं। कि देखता होगा सोना का ना तार को बहुत लंबा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सोना मुलायम होता है, जितना खींचेंगे खिंचाएगा वो। तो देखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये होता है सोना। क्या होता है? सोना। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? कि चाकू से कौन सी धातु को हम आराम से काट सकते हैं? हम देखते हो जैसे आलू और प्याज को काट सकते हो ना, उसी प्रकार धातु भी हमारा होता है, जिससे क्या कर सकते हैं? आसानी से काटा जा सकता है। देखते हैं ऑप्शन, हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन में है सोडियम और पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन में है लोहा, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ तांबा और चौथा ऑप्शन में सोना। ये 4 धातु हमारा दिया हुआ, इसमें आपको बताना है कि इसे किसे हम चाकू से काट कर आसानी से अलग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काटकर हम अलग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसे काटने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये भी आपको ये भी बता देते हैं कि सोडियम को पानी में से डालिएगा ना, बूम जैसा आवाज करेगा। कैसा? बूम जैसा। अगर आपको किसी को मजाक उड़ाना, कहीं पे देखें कि ज़्यादा लोग बदमाशी कर रहे हैं और वहाँ पर पानी ले जाना, आराम से सोडियम उसमें डालना और साइड हो जाना, क्या करेगा? बूम जैसा आवाज, जैसे पटाखा फटता है ना, बूम जैसा वो कैसे फटेगा सोडियम। आगे देखते हैं, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु है हमारा, जो उसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, बाहर ऐसी खुली अवस्था में नहीं रखते हैं। उसे क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि उसे क्यों रखा जाता है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है बाष्पीकरण रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन में है ऑक्सीजन और नमी से बचाने के लिए,
तीसरा ऑप्शन में दिया है ठंडा रखने के लिए, और चौथा ऑप्शन में क्या दिया है, रंग बदलने के लिए। आपको इस में चारों में से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सोडियम धातु को इसलिए डुबा कर रखते हैं ना चला, कि अगर नमी के संपर्क में आएगा ना, जैसे ही वो नमी के संपर्क में आएगा वो फटेगा, बूम जैसा आवाज करेगा। तो बताओ, अगर उसे किरोसिन तेल में डुबा के नहीं रखेंगे, ऐसी रूम में किसी रूम में रख देंगे, हम गए रख के बाहर, पता चला बाहर जाते जैसे फट गया, घर में आग लग गया, तो बताओ सही है नहीं ना। इसीलिए हमें उसे सोडियम से, नमी से बचाने के लिए हमें किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और नमी से बचाने के लिए, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अधातुओं के ऑक्साइड समानता किस प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड, अगर सॉरी क्या है, धातु, सॉरी क्या यहाँ पर है, धातु, सॉरी अधातु नहीं, धातुएं। अधातु शायद अगले क्वेश्चन में, हाँ अधातु अगले क्वेश्चन में है, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में है धातुएं। हमें लगा कि नहीं इसी क्वेश्चन में धातु है, लेकिन अगले क्वेश्चन में धातु है। देखते हैं यहाँ पर बोला है, जो धातुओं के ऑक्साइड समानता किस प्रकृति के होते हैं। जो धातु होता है हमारा, किस उसका ऑक्साइड, जो अगर धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, वो धातु के ऑक्साइड। और जो बनता है ना ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप, वो किस प्रकृति के होते हैं। क्या क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, या क्षारीय होते हैं, या उदासीन होते हैं, या उभयधर्मी होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है आपको, चारों में से एक बताना है कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर आपसे पढ़े होंगे तो इसका कैसा होता है हमारा, इसका होता है क्षारीय प्रकृति का। कैसा, कड़वाहट टाइप का लगेगा ये। आगे बढ़ते हैं, देखते अब आया यहाँ पर धातु, जो कि हम पिछले गलती से हम पिछले बोल दिए थे कि धातु होगा वो अधातु, लेकिन ये अब आया क्या, अधातु। अब आया 7 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं अधातुओं की ऑक्साइड समानता कम कैसे होते हैं। पिछला क्वेश्चन अभी किए ना चला, कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। कैसे होते हैं, अम्लीय, एसिडिक, खट्टा दम लगेगा। जैसे गोलगप्पा खाते हो ना, खट्टा लगता है, उसी ये भी होता है, इसका भी ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड भी। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक गुड कंडक्टर होती है। कौन सी जो धातु है, अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। अब यहाँ पर तुम लोग फंसेगा कैसे, कि आप जहाँ भी तुम लोग पढ़े हो, अगर मेरे से पढ़े हो तो हम भी पढ़ाए हैं तुम्हें, अगर अदर कोचिंग में पढ़ते हो वो भी पढ़ाते हैं तुम्हें, कि धातुओं में विद्युत का सुचालक होते हैं, चमक होती है धातु के गुण में। लेकिन ये तुम्हें देखा कि जहाँ अधातु पढ़ाते हैं उससे बोले सर इसमें तो विद्युत होता ही नहीं है। आप यहाँ पूछ रहे हैं अधातु में सर विद्युत, तो विद्युत कैसे हो जाएगा, होगा। आप अपवाद में भी पढ़े होंगे क्या, कि कुछ न कुछ अपवाद भी होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक और बात में आता है ग्रेफाइट। जैसे पेंसिल होता है ना, पेंसिल का नोक में जो होता है ग्रेफाइट होता है, वो हमेशा विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। यही में क्वेश्चन हमारा दिया है ना, कि कौन से धातु विद्युत का सुचालक है, मतलब गुड कंडक्टर है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट क्या है यहाँ पर, गुड कंडक्टर है। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर का काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम अभिक्रियाशील लीस्ट रिएक्टेड धातु कौन सी है। लीस्ट रिएक्टिव धातु कौन सी है, आपको बताना है। सबसे कम अभिक्रियाशील, जो अभिक्रिया नाम मात्र की करता है। आप लोग अपने जीवन में 2 प्रकार के पर्सन देखोगे, 3 प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार की। एक जो होता है सबसे ज़्यादा, कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है भिड़ जाना। एक होता है क्या, मीडियम में, कि हो रहा है चलो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो रहा है। एक होता है कि दुनियादारी से किसी मतलब ही नहीं रहते हैं। वही में यहाँ भी धातु भी होता है 3 श्रेणी का। एक तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करें कि नहीं चलो उधर अभिक्रिया करना, फट दबर घुस जाना है। और दूसरा ऐसा होता है ना कि नहीं हो रहा है तो चलो आराम आराम से जाके देखते हैं क्या हो रहा है। और 3rd नंबर है दुनियादारी, हो रहा है हम अपना रास्ता, वो अपना रास्ता। उसी प्रकार में यहाँ पर पूछा है क्या, कि सबसे कम अभिक्रियाशील। तो आपको बता दे जो होता है क्या हमारा, सोना। डी नंबर ऑप्शन ये दिया है, सोना, जो क्या है सबसे कम मात्रा में अभिक्रिया करता है किसी से, उसको दुनियादारी से उतना मतलब नहीं होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं 10 नंबर, एक्वा रेजिया अम्ल राज्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल राज्य में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। इसमें कितना अनुपात में HCl होता है, कितना अनुपात में HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। अगर आपको पता नहीं है तो देखते हैं ऑप्शन नंबर में क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में 1:3, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 3:1, और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 2:2, और चौथा ऑप्शन में 4:1। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, इसमें HCl का 3:1 होता है। कितना, 3:1।
3 होता है इसका HCl का अणु और 1 होता है किसका, हाँ, नाइट्रिक अम्ल का अणु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। आगे देखते हैं सब 11 नंबर क्वेश्चन। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु कौन सी है। सबसे ऊपर स्थित सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु कौन सी है। आप 10वां क्लास के बुक निकालिएगा, चैप्टर नंबर 3 खोलिएगा, धातु और अधातु। वहां पर आपको एक श्रेणी पढ़ना है, सक्रियता श्रेणी, रिएक्शन, जो उसमें सारा जो कौन सा धातु सबसे ज़्यादा विक्रिया करता है, कौन सा विक्रिया धातु सबसे कम करता है, कौन सा धातु बीच बीच में होता है, वहां पर दिया हुआ उसी रूप में पूछा है क्या, कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर क्या पूछा है, सबसे ऊपर स्थित कौन सी धातु होती है। अगर आप जैसी खोलिएगा ना, उसमें सबसे पहले रहेगा पोटेशियम। क्या रहेगा, पोटेशियम, जो कि हमारा बी नंबर में एकदम झलक रहा है। क्या झलक रहा है, बी नंबर में पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है क्या, सोडियम, जो कि ए नंबर में दिया है, लेकिन सबसे पहले है कौन, पोटेशियम। तो क्या मारेंगे, पोटेशियम, ना कि सोडियम। सोडियम सेकेंड नंबर पे आता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड, कितने कैरेट का होता है। तुम लोग कहते हो ना हम गोल्ड सोना पहनते हैं, सोना, वो सोना जो पहने वो क्या प्योर सोना होता है, नहीं। हमें कभी भी प्योर सोना का हमें आभूषण नहीं बना सकते हैं। इसलिए शुद्ध सोना जो पूछा, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है 22 कैरेट, दूसरा है 24 कैरेट, तीसरा है 18 कैरेट, चौथा है क्या, 20 कैरेट। आपको बताना है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो आप लोग नहीं जानते तो बता दें आपको कितना होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड जो क्या आता है 24 कैरेट का होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आभूषण बनाने के लिए सामान्यतः कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है। अभी ना बता रहे थे कि शुद्ध सोना हम लोग नहीं पहुंचता है, पूछ गए ना क्वेश्चन, हम सही चलता है मेरे दिमाग से कि क्या चलता है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का हम लोग सोना इस्तेमाल करते हैं। शुद्ध सोना तो हम लोग पहनते नहीं हैं, शुद्ध सोना मुलायम इतना होता है कि हम उसे पहन नहीं सकते हैं। इसीलिए आभूषण बनाने के लिए ना उसमें कुछ ना कुछ मिश्र धातु मिलाया जाता है, चाहे तो हम कॉपर मिलाते हैं, चाहे तो सिल्वर मिलाते हैं, कुछ ना कुछ मिलाते हैं। तो जब वो शुद्ध सोना बनाने के लिए जो आभूषण बनाते हैं ना, उसमें कितने कैरेट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देखना ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। 24 कैरेट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 22 कैरेट, हाँ ये हो जाएगा क्या, 22 कैरेट का सोना का इस्तेमाल करते हैं। कितने कैरेट का, 22 कैरेट हो गया। एक 22 कैरेट का करते हैं, एक 18 कैरेट का करते हैं, और एक 20 कैरेट का करते हैं। ये 3 जो होता है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं, कि 22 भी करते हैं, 18 भी करते हैं, 20 भी। कहीं पर अगर ऑप्शन में 22 ना रहे, 18 रहे तो उसको भी मारना है, अगर 20 रहे तो उसको भी मारना है, लेकिन अगर 22 रहे तो हमको किसको मारना है, 22 को मारना है। क्लियर, आगे बढ़े, चलते आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये था 14 नंबर। सीसा और टीन का मिश्र धातु एलू क्यों कहते हैं। सीसा और जो टीन है उसका मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ सोल्डर, बी में दिया हुआ स्टील, 3 में दिया हुआ कांसा, और डी में दिया हुआ क्या, पीतल। आपको बताना है सोना क्या, सोना सॉरी, आपको बताना है सीसा और टीन। क्या, सीसा और टीन, जब हम सीसा और टीन को मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है। तो सीसा और टीन को मिलाते हैं ना, हमें क्या बनता है, सोल्डर बनता है। क्या, ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सोल्डर बनता है। जो सोल्डिंग करते हो ना, सोल्डिंग, वो बनता है सोल्डर। आगे चलते हैं। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। इसको तुम MI मार्क करे ना, चला 2027 के लिए, किसके लिए, 27 के लिए, कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है जब लोहा पर हो तो उसे परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखना क्या क्या दिया हुआ है। विद्युत अपघटन, यसद लेपन, या एनोडीकरण, या मिश्र धातु निर्माण। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यसद लेपन, गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, यसद लेपन, बी नंबर। आगे चलते हैं। पीतल ब्रासेस किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो होता है, हमारे घर में जो पीतल का बर्तन इस्तेमाल करते हो, ज़्यादातर होता है छठ पूजा में इस्तेमाल इसका, वो किस धातु का मिश्रण, सॉरी किस धातुओं का मिश्रण है, किस धातुओं का वो मिश्रण है। तो बताइएगा किस धातु का है। तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, अल्मुनियम और लोहा का, या सीसा और जस्ता का। तो आपको बता दें किसका मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का होता है। किसका, कॉपर प्लस जिंक। किसका, कॉपर प्लस जिंक से बनता है पीतल हमारा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। आगे पूछा है कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है। अभी पूछा था पीतल, अभी क्या पूछा है, कांसा। कांसा किस धातु का मिश्र धातु है। क्या तांबा और जस्ता का है,
क्या तांबा और टीन का है, क्या लोहा और निकेल का है, या शीशा और जस्ता का है। तो आपको बता दें किसका है ये है तांबा और टीन का। किसका? तांबा और टीन का, कॉपर प्लस टीन एसएन। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? दम क्रीम क्रीम क्वेश्चन है, धातु और धातु का दम क्रीम। 30 महत्वपूर्ण सवाल दम क्रीम क्रीम है। इसमें आपका है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। अयस्क का चैप्टर पढ़े, उसी में चैप्टर में पढ़ना है। अयस्क भी किस धातु का कौन सा अयस्क है, उसी में पूछा है हमारा क्या बॉक्साइट जो होता है किस धातु का अयस्क है। क्या लोहा का अयस्क है, या एल्युमिनियम का अयस्क है, या तांबा का है, या पारा का है। आपको बताना है इसमें से किसका अयस्क है बॉक्साइट। तो आपको बता दें इसमें किसका अयस्क है, इसमें एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। आगे पूछा है हेमाटाइट। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? आगे पूछा था एल्युमिनियम में, पूछा है क्या हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। क्या तांबा का है, या लोहा का है, या जस्ता का है, या एल्युमिनियम का है, किसका है? तो आपको बता दें किसका है ये, बी नंबर है। बी नंबर लोहा का है। किसका? लोहा का है। आगे देखते हैं सिनेवार किस धातु का अयस्क है। सिनेवार जो हमारा किस धातु का अयस्क है? आप लोग पढ़े होंगे सिनेवार। सिनेवार किसका है? ये है पारा का। किसका? पारा का। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। चला आगे बोला है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण किस विधि से किया जाता है। हमारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। आपको बता दें अगर सल्फाइड अयस्क का होता है ना उसका सांद्रण हम लोग करते हैं कौन सा विधि से? फेन फ्लवन विधि से। किस विधि से? फेन फ्लवन विधि से। आगे बोला है कार्बोनेट अयस्कों के सीमित वायु में गर्म करने की क्रिया कहलाती है। अगर कार्बोनेट वायु को लेते हैं, कार्बन वाला कोई भी पदार्थ को लेते हैं, उसको सीमित वायु देते हैं, उस पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप लोग टॉपिक चैप्टर में पढ़े होंगे, एक भर्जन एक होता है निष्पादन। भर्जन और क्या? निष्पादन। वो दोनों ऐसा टॉपिक है ना कि हर साल बिहार बोर्ड में पूछता है कि भर्जन और निष्पादन में अंतर स्पष्ट करे। तो एक होता है हमारा भर्जन होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए, और निष्पादन में होता है किसके? कार्बोनेट अयस्कों के लिए। तो किसमें पूछा है? इसमें पूछा है क्या? कार्बोनेट अयस्कों ने। तो इसमें क्या हो जाएगा? निस्तापन हो जाएगा। और जहां पर पूछेगा सल्फाइड अयस्कों के लिए तो याद रखना वहां पर क्या होगा? वहां पर भर्जन होगा। क्या होगा वहां पर? भर्जन। लेकिन यहाँ पर पूछा है तुम्हारा कार्बोनेट अयस्कों के लिए, तो यहाँ पर भर्जन ना होकर क्या हो जाएगा? निस्तापन इज द राइट आंसर। क्या? निस्तापन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 23 नंबर। अमलगम। अमलगम के मुख्य रूप से कौन सी धातु में उपस्थित होता है? अमलगम रूप से कौन सी धातु में उपस्थित होता है? अमलगम जो होता है मुख्य रूप से कौन सी धातु में उपस्थित होता है? क्या जस्ता में होता है, क्या पारा में होता है, या तांबा में होता है, या लोहा में होता है? आपको बता दे कि अमलगम जो होता है ना किसमें होता है? ये पारा में उपस्थित होता है। किसमें? पारा में होता है। बी नंबर इज द राइट आंसर। 24 नंबर देखते हैं कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। अगर धातु से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? अधातु में जा रहा है, तो उसको जो बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन बनेगा ना वो क्या जो यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्या सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा, या आयनिक यौगिक कहलाएगा, या उप सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा, या जटिल यौगिक कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा आयनिक यौगिक। बी नंबर इज द राइट आंसर। जब आयन का यहाँ पर स्थानांतरण होना है तो क्या कहलाएगा? वो आयनिक यौगिक भी कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? अगर हम लोग लिए आयनिक यौगिक जो अभी बताएं इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से बनता है, उसका जो गलनांक और जो क्वथनांक मतलब कितना डिग्री पर गलेगा और कितना डिग्री पे खोलेगा, उस कैसे होते हैं? क्या बहुत कम होते हैं, बहुत निम्न होते हैं, या उच्च होते हैं, या सामान्य होते हैं, या शून्य होते हैं? क्या होता है इसमें से? तो आपको बता दें क्या होता है? बहुत ज़्यादा उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। बी इज द राइट आंसर। देखने 26 नंबर। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? जो खाने वाला जितना भी पदार्थ होता है ना उस पे जिंक के बजाय जिंक का लेप ना लगा कर टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? क्या टीन जिंक से अधिक महंगा है, जिंक टीन से कभी अभिक्रियाशील है, या टीन का गलनांक कम होता है, या जिंक का गलनांक अधिक होता है? क्या इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो क्या होगा? जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। क्या? जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए किसका लगाते हैं? टीन का लगाते हैं, ना कि जिंक का लगाते हैं। वो ज़्यादा अभिक्रियाशील, अगर उसको लगा देंगे तो अभिक्रिया करेगा फास्ट, तो हमारा खाने वाला सामान भी क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। आगे देखेंगे
27 नंबर, प्रकृति में मुक्त रूप अवस्था में पाए जाने वाले धातु। जो प्रकृति हमारा नेचुरल प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें प्रकृति में मुख्य रूप से कौन से धातु पाया जाता है? हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, क्या सोडियम या सोना या लोहा या जस्ता। प्रकृति में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से प्रकृति में मुख्य रूप से सोना पाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। 28 नंबर में देखिएगा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग लोहा में घर में होता है ना, चला लोहा में जो जंग लग जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा। क्या Fe2O3 है, या FeO, या Fe3O4, या FeOH के सफिक्स 2? आपको बताना है कि लोहा, इसमें जो लोहा में जो जंग लगता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3 28 नंबर का ए। चलते हैं 29 नंबर देखते हैं। एनोडीकरण किस धातु पर सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए विधि है? जो एनोडीकरण है उस किस धातु को हम सुरक्षात्मक परत बनाने की विधि है? तो किस विधि को? एल्युमिनियम है, वो एल्युमिनियम पे करते हैं एनोडीकरण, ना कि लोहा। लोहा भी गलत, तांबा भी गलत और जस्ता भी गलत। किस कौन सही? एल्युमिनियम। आगे देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कितने तत्वों को मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील, क्या बोला यहाँ पर? स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कितने तत्वों को मिलाया जाता है? यहाँ पर 1 सेकेंड। 28 नंबर क्वेश्चन क्या था? हाँ सही है। 30 नंबर, स्टेनलेस स्टील लोहे के साथ किन तत्वों को मिलाया जाता है? क्या निकेल और क्रोमियम को, या तांबा या जस्ता को, या सीसा और टिन को, या मैग्नीशियम और जस्ता को? ये हमारा 30 नंबर आज का लास्ट सवाल है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? क्या होगा? निकेल और क्रोमियम। क्या हो जाएगा? निकेल और क्रोमियम। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, कि उससे भी पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे हैं। ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका पार्ट 2 भी आएगा। आप लोग इससे पहले पदार्थ का वर्गीकरण आया है, जो कि चैप्टर नंबर 9th क्लास का था। आज है ये 10th क्लास का। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो ना भूलें, और लास्ट में जाते जाते बोलेंगे, कमेंट करना भी ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा, अगर खराब भी लगा हो तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें कि सर ऐसा, इस तरीक़ा को सुधारिए या इस तरीक़ा को सही कीजिए। थैंक यू।